Please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. शुरुआत करेंगे शेयर बाजार में आज हुए कारोबार के साथ, जहां हमने देखा कि खराब ग्लोबल संकेतों के बावजूद भी बाजार में आज मजबूती रही। निफ्टी 10,400 के करीब जाके बंद हुआ है। सेंसेक्स की बात करें, करीब 200 पॉइंट का उछाल हमने इसमें देखा। लेकिन बाजार की आज की तमाम हाईलाइट्स विस्तार से बताएंगी हमें हमारी सहयोगी हर्षदा सावंत। और कल क्या हम कारोबार देख पाएंगे बाजार में, हेमंत के हमारे साथ होंगे। लेकिन पहले आएंगे हर्षदा के पास। हर्षदा, आज के कारोबार की हाईलाइट्स क्या रही, हमें ये बताएं। यहीं पर हमने देखा है सबसे ज्यादा हरकत देखने को मिली है। आप कह सकते हैं अगर आज बाजार की एक जान थी वो निफ्टी बैंक ही थे। और यहां पर आप देखिए आउट परफॉर्मेंस किन किन स्टॉक्स में, एक्सिस बैंक लगभग 4% ऊपर, यूनियन बैंक, बैंक ऑफ इंडिया और पीएनबी जिसे कंप्लीटली राइट ऑफ कर दिया था नीरव मोदी स्कैम के बाद, हमने देखा इसमें वापसी हुई है। 105 पर वो स्टॉक आता हुआ 3% का पूरा मूव इस काउंटर ने कमाया। वहीं आप गौर करिएगा ऑयल मार्केटिंग कंपनियों पर भी कच्चा तेल थोड़ा सा स्टेबल दिखाई दे रहा है। इससे ज्यादा ऑप्टिमिज्म इस बात को लेकर है कि जो तिमाही नतीजे आएंगे उसमें ड्राइविंग फैक्टर रहेगा ऑयल मार्केटिंग कंपनियों की ओर से। तो एचपी, बीपी, आईओसी ये आउट परफॉर्म करते हुए दिखाई दिए। ये आज के धमाकेदार खिलाड़ी थे। 3.5% तक का उछाल इन तीनों काउंटर्स ने आज कमा कर दिया है। इंडेक्स में और क्या हिला तो मेटल्स में हिंडाल्को में एक उछाल देखने को मिला, 3.5% ऊपर। टाइटन की ओर से ये इंडिकेशन आ गया है कि जैन से मार्च में इनकी ज्वेलरी की बिक्री काफी दमदार रही है और उसी का फायदा आज स्टॉक में बनता दिखाई दिया। 1000 के ऊपर के टारगेट्स कई ब्रोकरेजेस ने भी दिए हैं। एमएनएम भागा तो आईटीसी, एफएमसीजी कंपनियों में आउट परफॉर्म करता हुआ। साथ ही अगर आप मिड कैप पर आए तो कंजम्पशन थीम आज काफी एक्टिव थी। गोदरेज एग्रोवेट, वेंकीज जैसे काउंटर्स, पेज इंडस्ट्रीज जैसे काउंटर्स, रेमंड जैसे काउंटर्स में हमने देखा तगड़े वॉल्यूम पर लोगों ने तेजी की पोजीशन ही लेना ठीक समझा। मिड कैप के कुछ और तेजी वाले खिलाड़ी देखिए, बालकृष्ण इंडस्ट्रीज 5% ऊपर, इंटरग्लोब एविएशन 2.5% ऊपर, अबान ऑफशोर में 8% का उछाल और पीवीआर जैसे काउंटर्स थे जहां पर 4% तक की तेजी बनती दिखाई दी। आज के इस मार्केट मूव में लकीली लेमन ट्री की लिस्टिंग हुई, 56 का इशू प्राइस 61 पर लिस्ट हुआ और स्टॉक आज जाकर टिका है 71 रुपए 60 पैसे पर। यहां पर लगभग 27 से 28% का प्रीमियम लोगों के हाथ लगा, जो एक अच्छी लिस्टिंग मानी जा रही है। हालांकि कुछ काउंटर्स में मुनाफा वसूली थी। इसमें जी एंटरटेनमेंट के स्टॉक में हमने देखा काफी धुलाई हुई, 2% नीचे। नतीजों से पहले इन्फोसिस को लेकर थोड़ा सा डर है कि शायद ये तिमाही नर्म रह सकती है। लुपिन, भारती एयरटेल ये दूसरे काउंटर्स थे जहां पर लोगों ने मुनाफा वसूली करना ठीक समझा। लेकिन कुल मिलाकर एक दमदार शुरुआत हुई है और खासकर निफ्टी बैंक ने वो नई तेजी की पहल शुरू कर दी है। बिल्कुल, ये तो आज के बाजार की बात हुई। लेकिन हेमंत ये बताएं कि कल के लिए अहम ट्रिगर्स क्या है और कल बाजार की रफ्तार क्या हम जारी देख पाएंगे। हेमंत, यह एनपीए रेजोल्यूशन को लेकर आरबीआई कुछ नियमों में फेरबदल कर सकता है। संसदीय समिति की एक बैठक कल होने वाली है, तो पीएसयू बैंकों के ऊपर और बैंक निफ्टी के ऊपर साफ तौर पर करबी नजर होनी चाहिए। और देखिए आज भी बैंक निफ्टी ने जिस तरह से बढ़िया प्रदर्शन दिखाया है और जिस तरह से एक के बाद एक लेवल्स यहाँ पर ऊपर की तरफ टूटते जा रहे हैं, तो अगला इंटरेस्टिंग लेवल पर नजर होगी साफ तौर पर बाजार की। और ये अगर मजबूत होता है पॉकेट तो फिर बाजार भी मजबूती के साथ ही कारोबार करता हुआ दिखेगा। 10,400 को आज हमने छूने की कोशिश करी, इसके ऊपर अगर क्लोज हो जाएगा तो एक बढ़िया शॉर्ट कवरिंग रैली भी भारतीय बाजारों में देखने को मिल सकती है। इसके अलावा नज़र ग्लोबल मार्केट्स पर तो है ही, शी जिनपिंग की तरफ से कोई बयान की एक्सपेक्टेशंस मार्केट कर रहा है इस समय, क्योंकि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस चाइना में होने वाली है जिसमें माना जा रहा है कि ट्रेड वॉर पर उनके बयान भी महत्वपूर्ण होंगे। अगर उनकी तरफ से कोई बयान आते हैं या फिर अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कोई बयान आते हैं तो उसके ऊपर भी रिएक्शन देखने को जरूर मिलेगा। लेकिन डाउ फ्यूचर्स ये संकेत दे रहा था कि आज एक मजबूत शुरुआत अमेरिका के बाजारों की होने वाली है। बड़ी गिरावट जो शुक्रवार को देखने को मिली उसके बाद तो देखिए आज तेजी होगी अमेरिका में, ये तो हमने पचा लिया है। आज तेजी हुई तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर ज़्यादा अच्छी तेजी हुई तो फिर एक गैप अप ओपनिंग की एक्सपेक्टेशंस आपको कल करनी चाहिए। और अगर कमज़ोरी के साथ कारोबार हुआ तो फिर भारतीय बाजारों को थोड़ा थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट देखना पड़ेगा। लेकिन पिछले कुछ दिनों से जिस तरह से बाजार ने अपना टेक्सचर चेंज किया है, लग यही रहा है कि अब सेल ऑन रैलीज के बदले शायद बाय ऑन डिप्स में ज़्यादा पैसा बनने वाला है। बिल्कुल, शुक्रिया आप दोनों का इस पूरे मार्केट राउंड अप के लिए। और विस्तार से बाजार की चाल पर बात करते हैं। हमारे साथ अब शो में जुड़ गए हैं जियोजीत फाइनेंशियल्स के गौरांग शाह। गौरांग, गुड इवनिंग, स्वागत है आपका।
सबसे पहले बाजार ने जो आज हफ्ते की अच्छी शुरुआत की है, क्या लगता है आपको कल के लिहाज से और इनफैक्ट पूरे हफ्ते के लिहाज से? हम तिमाही नतीजों का आगाज भी होते हुए देखेंगे हफ्ते के आखिरी चरण में, और जिसकी वजह से हमें लग रहा है कि काफी सकारात्मकता भी दिख रही है बाजार में। क्या कहेंगे आप इसे लेकर? शुभ संध्या आपको भी, और बहुत बहुत शुक्रिया और धन्यवाद शो पर बुलाने के लिए। तो आज एक अच्छा रुझान देखा बाजार में, और उम्मीद रखते हैं कि धीरे धीरे करके जो भी पड़ाव है ऊपर के तरफ वो हम पार कर पाएंगे। और जिस तरीके से शुक्रवार को नकारात्मक संकेत मिले थे, डाउ जोन्स करीबन 500 पॉइंट लुढ़का था, यूरोपियन मार्केट्स भी थोड़े नरम थे, लेकिन आज सुबह हमें सहारा मिला। हालांकि जब सुबह में शुरुआत हुई तो एसजी एक नकारात्मक परिस्थिति का अंदेशा दे रहे थे, लेकिन हम खुले और खुलने के बाद धीरे धीरे करके ऊपर की तरफ के दायरे भी तय किए। हमने कोशिश भी की पड़ाव को पार करने के लिए, लेकिन मैं मानता हूं कि नतीजे जैसे आप जिक्र कर रहे थे, शुक्रवार को इन्फोसिस के नतीजे आएंगे और चौथी और आखिरी तिमाही पिछले वित्तीय साल का जो नतीजों का सिलसिला है वो धीरे धीरे आगे बढ़ेगा। हमें लग रहा है कि ये नतीजों को लेकर के हमें एक दिशा मिल सकती है बाजार की, और एक सकारात्मक दिशा हो सकती है। और विदेशी संस्थागत निवेशक खरीदते कि नहीं ये तो बात दूर की रही, लेकिन स्थानीय संस्थागत निवेशकों के पास से बहुत अच्छी खरीदारी हुई है और मैं मानता हूं कि ये भी सहारा देंगे। एक अहम बात थी जिसका जिक्र हेमंत ने भी किया कि आरबीआई ने बैंकों को लेकर के कुछ नियमों में परिवर्तन और बदलाव और ढील देने की बात की। ये मेरे ख्याल से एक बहुत अच्छी बात है, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता है कविता, तो बैंकिंग क्षेत्र के जो भी नतीजे आएंगे चौथी तिमाही के, वो काफी मायूस और निराशा भरे होंगे। तो मैं उम्मीद रखता हूं कि इसको लेकर के थोड़ी बहुत राहत बैंकिंग सेक्टर को मिलेगी और सहारा बैंक निफ्टी या निफ्टी बैंक बाजार को देगा। रुपये का जो दायरा है वो भी हमें लग रहा है कि एक सीमित दायरे में रहेगा। तो ओवरऑल हम उम्मीद करते हैं बाजार ऊपर की तरफ जाए, लेकिन थोड़े बहुत पड़ाव है जिसको पार करना जरूरी है। ट्रेड वॉर को लेकर जो बयानबाजी है जिसको हम सब ट्रैक कर रहे हैं, ग्लोबल मार्केट्स ट्रैक कर रहे हैं, उनका किस तरह का इम्पैक्ट आप देखेंगे कि इस हफ्ते हम देख पाएंगे? देखिए कविता जी, ये दो देशों के बीच की बात है, उसमें भारत को लेकर के या हमारे बाजार को या फिर हमारी अर्थव्यवस्था को लेकर के कोई ऐसा डर या भय नहीं है। ये बात मैंने पहले भी की है, मैं अब भी कर रहा हूँ। और ये देखना काफी जरूरी है कि ये बादल जो है वो सिर्फ गरजते हैं या आखिरकार बरसेंगे भी। और जिस तरीके से टिप्पणियां आ रही थी ट्रंप साहब के पास से, वो तो ऐसा लग रहा था ये सिर्फ गरजने वाले बादल हैं, बरसने वाले बादल नहीं है। और कोशिश कर रहे हैं कि दोनों देश सामने बैठ करके टेबल पर बैठे और बातचीत करके कोई मसला निकाल ले। हमारे यहाँ पर एक बहुत अहम बात समझने वाली बात यह है कि हमारी अर्थव्यवस्था और हमारा जो देश है कविता, वो कंजम्पशन ड्रिवन इकोनॉमी है। हम एक्सपोर्ट्स पे इतना ज्यादा निर्भर नहीं करते हैं जैसे चाइना निर्भर करता है। तो उसके लेकर के मैं बिल्कुल ही चिंतित नहीं हूँ, चाहे ये ट्रेड वॉर आगे बढ़े या न बढ़े। चलिए, तो और यहाँ पे हम आगे बढ़ते हैं और खबरों का रुख करते हैं जो बाजार बंद होने के बाद आई हैं और कल शायद इसका इम्पैक्ट हम होता हुआ देखेंगे। आपको बताइए सबसे पहले कि 31 दिसंबर तक शिखा शर्मा ही एमडी बनी रहेंगी यहाँ पर एक्सिस बैंक की, और शिखा शर्मा ने अपॉइंटमेंट की याचिका दी थी और आरबीआई से मंजूरी मिलने के बाद बोर्ड ने भी अब इसे मंजूरी दे दी है। ये तो खैर एक्सिस बैंक से जुड़ी एक खबर है गौरांग, लेकिन इस स्टॉक पर, इस खबर पर और ओवरऑल बैंकिंग क्षेत्र पर आपका क्या व्यू बनता है? देखिए, एक चीज होती है कविता कि कोई भी कंपनी एक मात्र व्यक्ति के आधार पर नहीं चलती है। कंपनी चलती है पूरे वर्कफोर्स को लेकर के और किस दिशा में वो जो कर्मचारी है वो काम करते हैं। हाँ, ये बात बिल्कुल थी कि इस मसले को लेकर के कुछ चिंता थी और आरबीआई ने ये जताया था कि फिर से अपॉइंटमेंट को लेकर के आप दो बार ही सोचिए। और टैलेंट की कोई कमी नहीं है भारत देश में, और मैं ये बिल्कुल मानता हूँ कि शिखा शर्मा जी ने काबिले तारीफ काम किया है और आने वाले समय में जो भी काम करेंगी वो भी काबिले तारीफ होगी। और उनके जाने के पश्चात एक उम्मीदवार उभरता हुआ आएगा जो बैंक को आके लेकर के जाएगा। आपका सवाल था एक्सिस बैंक के ऊपर, तो ये डिस्क्लोजर है मेरे तरफ से कि हमारी कंपनी ने एक्सिस बैंक के ऊपर खरीदारी की राय दी है लंबी अवधि के नजरिए से। बिल्कुल, लेकिन साथ ही जैसे कि हम देखेंगे कि बैंकों के एनपीए और रिकैपिटलाइजेशन को लेकर बैठकों का सिलसिला जारी होगा और वहां से खबरें लेकर आएंगी। तो ओवरऑल इस खबर को ध्यान में रखते हुए और साथ ही अगर मैं पीएसयू और निजी बैंकिंग क्षेत्र में आपका व्यू समझना चाहूँ तो आपका तवज्जो ज़्यादा किस पर होगा?
तो काफी लंबे समय से एज अ ब्रोकरेज हाउस जियोजित फाइनेंशियल सर्विसेज निजी क्षेत्र के बैंक के ऊपर बहुत ही पॉजिटिव रहा है और वो अब भी है। हालांकि ये भी कहना चाहेंगे सरकारी बैंकों में हमारी केवल 3 मात्र पसंदीदा बैंक्स है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, इंडियन बैंक और चौथी बैंक होगी यूनियन बैंक। लेकिन जैसे मैं जिक्र कर रहा था कि परिवर्तन जो भी करे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एसेट क्वालिटी लेकर के, लेकिन जो भी आंकड़े आएंगे वो थोड़े मायूसी और निराशा जनक आएंगे, खास करके उन बैंकों में जहां पर कांड हुआ है और जो उस कांड में फंसी हुई है। निजी बैंक्स के नतीजे शायद सरकारी बैंक से थोड़े बेहतर हो सकते हैं, जो कि पिछले 5 साल का सिलसिला होते हुए आया। चलिए आगे बढ़ते हैं और अभी हम रुक करते हैं निफ्टी स्ट्रैटेजीज की ओर, जहां पे हमारे जानकार रणनीति आपको दे रहे हैं। विकास आलूखे की रणनीति लेकर आएंगे और इनकी सलाह बिकवाली की है 10,430 का स्टॉप लॉस 10,270 के टारगेट के साथ। मानव चोपड़ा खरीदारी की रणनीति आपको दे रहे हैं 10,300 के स्टॉप लॉस पर आप टारगेट लगाएंगे 10,500 का। AK प्रभाकर बिकवाली की रणनीति लेकर आए 10,465 का स्टॉप लॉस 10,250 के टारगेट के साथ। टेक्निकल चार्ट्स पे श्रीकांत चौहान की रणनीति हम लाएंगे और इन्होंने खरीदारी की रिकमेंडेशन वेदांता में दी है 275 का स्टॉप लॉस 293 के टारगेट को लेकर। डेरिवेटिव्स में चंदन तपाड़िया खरीदारी की रणनीति आपको दे रहे हैं IRB इंफ्रा में और 244 का स्टॉप लॉस 256 का टारगेट इनके मुताबिक आपको लगाना चाहिए। गौरांग बताएं कि इस तरह के बाजार में आपका मुनाफे वाला स्टॉक जो दमदार कमाई करके देगा वो कौन सा है? कविता जी, हाल ही में बजट जो पेश किया था वित्त मंत्री साहब ने और कृषि क्षेत्र के ऊपर बहुत बड़ा जोर दिया है, उसको ध्यान में रखते हुए और एक वैल्यू बाय लंबी अवधि के नजरे से हमने आज गुजरात स्टेट फर्टिलाइजर केमिकल्स लिमिटेड को चुना है, GSFC को। ये कंपनी सबसे बड़ी केमिकल फर्टिलाइजर और पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स बनाने वाली कंपनी भारत में है। जिस तरीके से नतीजे आए हैं उसको देख करके हमें लग रहा है कि आने वाले समय में सरकार ने जो योजना बनाई है कृषि क्षेत्र को बढ़ावा देने की, वहाँ पर खपत बहुत ही बेहतरीन तरीके से होगा। इनकी जो एग्जिस्टिंग कैपेसिटीज़ है वो लोड जो फैक्टर होता है, प्लांट लोड फैक्टर होता है, वो ऑपरेशनली काफ़ी दुरुस्त है और आने वाले समय में सब्सिडी को लेकर के जो कीमत आनी थी सरकार के पास से, उसमें थोड़ा बहुत देरी हुई थी, लेकिन अब वो मसला हल हो चुका है और हमारा ये मानना है कि इस साल के अंत तक पूरी जो सब्सिडी का रिसीवेबल्स है वो इस कंपनी के पास आ जाएगी और उसका इस्तेमाल ये और भी आगे केपेक्स बढ़ाने के लिए करेगी। तो सरकार की नीतियाँ, केपेक्स बढ़ाने की योजना और डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट्स और नतीजे जो आए हैं अब तक, उसको ध्यान में रखते हुए हमने 175 का लक्ष्य चुना है और ये स्टॉक करीबन आज मेरे ख्याल से 125 या 126 के आसपास बंद हुआ है। रिस्क रिवॉर्ड काफी फेवरेबल लगता है और इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में रिवॉर्ड भी उतना ही अच्छा। वक्त हो गया है आपके तमाम सवालों के जवाब देने का। स्टॉक फटाफट में। पहला सवाल पुणे से विशाल राजे का लेंगे और गौरांग वोल्टास में खरीदारी कर रखी है इन्होंने और इनकी बाइंग प्राइस है 652 पे इन्होंने खरीदारी कर रखी है। नजरिया इनका कितना है हम नहीं जानते, लेकिन ये बताएं फिलहाल घाटे में है, कितना रुके रहे ताकि मुनाफे में तब्दील हो जाए इनका ये सौदा? कंज्यूमर ड्यूरेबल व्हाइट गुड्स अप्लायंस से जुड़ी हुई कंपनी है ये कविता, और हमने काफी लंबे समय से खरीदारी की राय दी है और इस बारी गर्मी का मौसम कुछ ऊपर के तरफ का होगा पारा, ऐसा मौसम विभाग भी बता रहे थे। और इस कंपनी ने एसीज में तो ये है ही, लेकिन इन्होंने कूलर्स भी लॉन्च किए थे 1 या 2 साल पहले और सिर्फ भारत में नहीं मिडिल ईस्ट में भी कामकाज करती है। मेरी राय होगी इनके लंबी अवधि के नजरे से बने रहे तो बेहतरीन मुनाफा हो सकता है। आगे बढ़ते हैं और दिल्ली से TVS मोटर्स पर सवाल पूछना चाहते हैं मोंटी बिश्नोई और 664 इनकी बाइंग प्राइस है। TVS मोटर्स में इनको फिलहाल 16 रुपये 40 पैसे प्रति शेयर का घाटा भी हो रहा है, लेकिन पिक इनकी अच्छी है। गौरांग क्या कहेंगे आप? बिल्कुल, निवेश अच्छी कंपनी में है और जिस तरीके से आंकड़े आए थे महीने दर महीने बिक्री के, तो वहां पर ऑटोमेटेड स्कूटर और मोटरसाइकिल में काफी अच्छे रुझान आने वाले समय में होगा और खास करके जो ग्रामीण, मध्य ग्रामीण, टायर 2 टायर 3 सिटीज है वहां से मांग भी ऊपर जाएगी। और इन्होंने एक जेवी भी की है BMW मोटरसाइकिल के साथ, जिसके साथ तहत 2 मोटरसाइकिल्स के मॉडल जो भारत में भी लॉन्च किए गए हैं और आने वाले समय में वहां से भी योगदान इनको आते हुए दिखेगा। तो अगर लंबी अवधि का नजरिया तो बनेगा। तिमाही नतीजे भी आने वाले हैं, लिहाजा आपको लगता है कि इस स्टॉक में और इस क्षेत्र में और निवेश करने की गुंजाइश है? मुझे तो बिल्कुल लग रहा है कि हीरो मोटोकॉर्प, TVS मोटर्स,
आयशर मोटर जो कि रॉयल एनफील्ड मोटरसाइकिल बनाती है, और बजाज ऑटो, ये सभी कंपनियों में निवेश का नजरिया रखना चाहिए, और न तो सिर्फ टू व्हीलर्स में, फोर व्हीलर्स, कमर्शियल व्हीकल और ट्रैक्टर बनाने वाली कंपनियों में भी निवेश करना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और कोलकाता से हम निर्मल देव का सवाल लेंगे। प्रकाश इंडस्ट्रीज में इन्होंने खरीदारी कर रखी है गौरांग और 139 इनकी बाइंग प्राइस है, वहां से तो मुनाफे में है। क्या मुनाफा बांध लें और रहें या पार्ट प्रॉफिट बुक कर लें? देखिए, विशेष रूप पर इस कंपनी में कवरेज नहीं है, लेकिन मुनाफा बांध करके अगर परिवर्तन करना चाहते तो मैं राय दूंगा। और इनकी खरीद जो है वो 1200 पर है। गौरांग ये भी ट्रेडर है, निवेशक है, हम नहीं जानते, लेकिन भारी घाटे में है फिलहाल। निकल जाएं? देखिए, अगर ट्रेडर है तो अपना नुकसान ध्यान में रख करके हमेशा आपको काम करना चाहिए। ये नहीं है कि नुकसान हो रहा है आप डिलीवरी ले ले और फिर मुनाफे की उम्मीद रखे छोटी मध्यम अवधि के लिए। हाँ, लेकिन इनका निवेश अगर लंबी अवधि का है, ऊपरी स्तर पर फंसे हुए, तो मौजूदा स्तर पर मैं इनको और जोड़ने की राय दूंगा अगर इनके पास निवेश लायक पूंजी है, और नजरिया 1.5-2 साल का रखें, क्योंकि इतना समय लगेगा जो भी तकलीफ है फार्मा सेक्टर पर और लुपिन पर दूर होने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और फेसबुक पे जो दर्शकों ने सवाल पूछे हैं एक एक करके उनका जवाब कोशिश करते हैं हम दें। और डीएलएफ में प्रियांश भिया का सवाल है, 200 रुपए की इनकी खरीद है गौरांग। तो बने रहें, लेकिन ऊपर की तरफ जो दायरे मिलते हैं वहां पर मुनाफा बांध ले, और रियल एस्टेट सेक्टर में ही निवेश करना है आपको। तो मैं इनको ये 3 या 4 विकल्प दूंगा: गोदरेज प्रॉपर्टीज, महिंद्रा लाइफस्पेस, ओबेरॉय रियलिटी, प्रेस्टीज एस्टेट्स और शोभा लिमिटेड। ये 3 या 4 या 5 कंपनियों में से कोई भी एक चुन सकते हैं और लंबी अवधि का नजरिया रखें। आशीष विश्वकर्मा का सवाल लेंगे और टाटा स्टील इन्होंने शायद खरीदा हुआ है, और इनका सवाल ये है कि क्या टाटा स्टील 600 रुपए तक जाएगा? 600 क्या, मुझे तो लगता है ये 750 तक जा सकता है, बशर्ते कि ये नजरिया लंबी अवधि का रखें। थोड़ी बहुत तकलीफ है भूषण स्टील को लेकर के, जो बोलियां लगाई हैं, ज्यादातर ऊपर की तरफ बोली लगाई, लेकिन उसके भी कारण है, उसका विश्लेषण पूरा अभी नहीं कर सकूंगा, लेकिन नजरिया लंबी अवधि का रखें तो उतना ही बेहतरीन मुनाफा होगा। महेश गिरी का सवाल फ्यूचर कंज्यूमर में है गौरांग। हम ये नहीं जानते कि इन्होंने पैसे लगाए हुए हैं या लगाने का मन है, लेकिन कैसी पिक है इस पर राय चाहते हैं। फ्यूचर कंज्यूमर का नाम बोला आपने कविता जी? माफी चाहूंगा, इस पर कवरेज नहीं है, तो विशेष रूप से इसी क्षेत्र के किसी स्टॉक को आप रेकमेंड करना चाहेंगे? आई थिंक शॉपर स्टॉक एक ऐसा स्टॉक है जो हमें पसंद है। ट्रेंट एक दूसरा स्टॉक है जो हमें पसंद है, रिटेल सेक्टर से जुड़ा हुआ। एंड ऑफ कोर्स एवेन्यू सुपरमार्ट डीमार्ट, जो कि एक शानदार लिस्टिंग के बाद परफॉर्मेंस दिया है और आसमान छूता हुआ ऊपर की तरफ जा रहा है, तो ये चाहे तो परिवर्तन कर सकते हैं। डीमार्ट सबसे बेहतर। चलिए डीमार्ट यहाँ पर आपको दिया जा रहा है रिकमेंडेशन के तौर पे। लेकिन अगला सवाल बिमलेश कुमार का लेते हैं। मैं जानती नहीं ये आपके स्टॉक रडार पे है या नहीं। तलवरकर फिटनेस में इन्होंने खरीदारी कर रखी है 253 पर, और व्यू लॉन्ग टर्म है इनका। देखिए, कॉर्पोरेट डेवलपमेंट हुई है और एक कारोबार को अलग करके अलग रूप में लिस्ट करेंगे, इसके कारण हमने देखा है कि भाव नीचे की तरफ आया है। अब वैल्यू लॉकिंग हो सकता है, ये निर्भर करता है कि क्या प्राइस डिस्कवरी होती है कविता। अनफॉर्चुनेटली स्टॉक स्पेसिफिक कवरेज नहीं है, तो मैं विशेष रूप में टिप्पणी नहीं कर पाऊंगा। चलिए उम्मीद करते हैं कि तमाम दर्शकों के सवालों के जवाब हमने दे दिए, और बहुत बहुत शुक्रिया शो पे आने के लिए। गौरांग, डिस्क्लोजर देना चाहेंगे? बहुत बहुत धन्यवाद और शुक्रिया आपका कविता। निजी निवेश नहीं है, लेकिन ऐसी राय हम हमारे क्लाइंट्स को देते हैं। धन्यवाद अपने राय दर्शकों को देने के लिए। इसी के साथ कल का बाजार में मुझे भी इजाजत दीजिए, लेकिन आप बने रहिए CNBC आवाज के साथ ही। नमस्कार।